स्वागत है आपका सबलाइन क्लासेस में और हम देख रहे हैं चाइल्ड साइकोलॉजी बूस्टर। तो आज हम एमसीक्यू फर्स्ट देखेंगे और इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन है अभी तक कुछ आ चुके हैं और कुछ मैंने अपनी तरफ से रखे हैं, तो उन पे एक छोटी मोटी चर्चा भी होगी और उनके बारे में हम जानेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ कि क्वेश्चन को समझने का जरूर प्रयास करिएगा। हमेशा क्वेश्चन का आंसर आप टिक कर लें और नेक्स्ट कर दें तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी जरूर रह जाएगी। हो सकता है उसी प्रश्न को कई प्रकार से घुमा के भी पूछा जा सके, है ना। तो आज हम एमसीक्यू फर्स्ट में कुछ क्वेश्चन पे नजर डालेंगे और ऐसे ही जो उससे रिलेटेड वीडियोस होंगे जो भी अभी तक बन चुके हैं मेरे, तो वो आपको आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और अगर क्वेश्चन आपको लगता है कि मैं काफी स्पीड में बता रहा हूँ या आपको लगे कि आपको पढ़ना है, तो उस क्वेश्चन पे आप थोड़ी देर के लिए पॉज कर दीजिएगा वीडियो को और अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि कैसे क्वेश्चन है और किस तरीके की हमारी तैयारी है। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कारक अधिगम को अभिप्रेरित करने वाला होता है? बाह्य कारक, विफलता से बचने के लिए प्रेरणा, लक्ष्यों की प्राप्ति पर व्यक्तिगत संतुष्टि या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन को समझिए और अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि इतना टाइम होता है आपके पेपर में कि आप किसी क्वेश्चन को अच्छे से समझ के पढ़ सकें। फिलहाल मैं आपको आंसर बताता हूं इसका जो सही आंसर है वो है सी, लक्ष्यों को प्राप्त करने पर व्यक्तिगत संतुष्टि। जी हाँ, जब किसी अधिगम को अभिप्रेरित करने वाला कारक है, मतलब जो आप किसी व्यक्ति को जब संतुष्टि प्राप्त होगी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में, आपने छोटे छोटे लक्ष्य बना रखे हैं अपने जीवन में। मान लीजिए आपने एक छोटा सा लक्ष्य बनाया कि आपको सीटेट पास करना है ना। ये कोई छोटा लक्ष्य नहीं है, बड़े अगर हमने कुछ सोचा है सीटेट पास करने के लिए तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब आप सीटेट पास कर लेंगे, नेट क्वालिफाई कर लेंगे, तो उसमें ये जो अभिप्रेरित करने वाला कारक होता है ना, कारक का मतलब फैक्टर जो चीज को अवरोध भी उत्पन्न कर सके और उसको बढ़ा भी सके, तो अधिगम को अभिप्रेरित करता है, आपके लक्ष्य को, आपके जो भी उद्देश्य है उनको पूरा करने की ताकत देता है, आपके प्रेरणा भरता है आपके अंदर। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वाइगोत्स्की ने बच्चों के अधिगम में निम्नलिखित कारकों में से किसी एक की भूमिका के महत्व पर ज्यादा जोर दिया है। देखिए ये वाइगोत्स्की बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं इनका नाम घुमा फिरा के पूछा जरूर जाएगा आपसे, तो ये प्रश्न भी यहाँ पर इंपॉर्टेंस रखता है अपनी। तो जो वाइगोत्स्की थे वो उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था आपको पता ही होगा। उन्होंने सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था, भाषा पे काफी जोर दिया था इन्होंने, और ये बताया था कि बच्चा जो है ना समाज में रह के जो है सीखता है। और भाषा जो आप समझ रहे हो ना, लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, तो लैंग्वेज पे काफी फोकस किया कि लैंग्वेज सीखना जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसमें समाज का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इस हिसाब से यहाँ पर जो ए ऑप्शन है यानी कि सामाजिक, जिसको हम सोशल कह सकते हैं, वो यहाँ पर सही हो जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बुद्धि लब्धि परीक्षण में 16 साल के एक बच्चे का स्कोर 75 है और उसकी मानसिक आयु कितनी होगी? देखिए क्वेश्चन बहुत सरल है, लेकिन अगर आप समझ नहीं पाए तो ये प्रश्न आपका गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कितना सिंपली पूछ लिया गया और आपको पता भी है कि जो बुद्धि लब्धि यानी कि जो आईक्यू का होता है उसका फार्मूला क्या होता है। उसका सीधा सीधा फार्मूला होता है MA अपॉन CA इंटू 100। तो यहां पर दिया क्या है, पहले आप वो नोट कर लीजिए क्या दिया हुआ है। तो दिया है यहां पर बुद्धि लब्धि परीक्षण में 16 साल, यानी कि जो एज CA दी हुई है और उसे आप 16 लिख लेंगे। और मैं उम्मीद ये करके चल रहा हूं कि आपको आईक्यू का जो फार्मूला है वो पता है, उसका मतलब भी पता है, ठीक है। तो और उसके बाद कहा जा रहा है बच्चे का स्कोर, मतलब आईक्यू होता है ना इस तरीके से। तो यहां पे आईक्यू भी दिया हुआ है ऑलरेडी पहले से ही 75 है। अब आपको निकालना क्या है, MA। तो अगर MA को निकालना है तो MA के लिए हम अब फार्मूला बना लेंगे कि जो CA है वो इसके IQ के बगल में चला जाएगा, तो IQ इंटू CA हो जाएगा और जो 100 है ये अपॉन में चला जाएगा। तो ये छोटा सा फार्मूला यहाँ पे बन जाएगा और
उम्मीद है अभी तक आप लोग आंसर निकाल चुके होंगे, मुझे तो पूरा डिटेल में समझाना था यहाँ पे। तो यहाँ पर IQ हो जाएगा 75 और CA दिया हुआ है वो हो जाएगा आपका 16 और अपॉन 100। तो इस तरीके से इसको आप हल करोगे तो अगर हम 25 से 75 को ले जाएंगे तो 3 बार जाएगा और 100 जाएगा 4 बार। फिर 4 को 16 से काट देंगे तो ये 4 आ जाएगा और आपका 4 और 3 की गुणा हो जाएगी तो ये हो जाएगा 12 यानी कि 12। और जब 12 आ जाएगा तो आपका आंसर सही हो जाएगा D। और छोटा सा क्वेश्चन था और 1 नंबर आपको दे जाएगा। एक क्वेश्चन बहुत मायने रखता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यालय आधारित मूल्यांकन के आधार पर सही है? तो कौन सा जो विकल्प है वो विद्यालय आधारित मूल्यांकन पे है ना? तो राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने में बाधक है। देखिए विद्यालय आधारित कोई मूल्यांकन हो रहा है तो वो बाधक क्यों होगा? जाहिर सी बात है, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। सभी विद्यालय को निदान के माध्यम और अधिक जानने में मदद करता है या शिक्षा बोर्डों की जवाबदेही कम कर देता है, इसका कोई मतलब नहीं है और ये तो अपने आप ही गलत हो गया। जाहिर सी बात है बी ऑप्शन अपने आप में सही दूर से ही लग रहा है। जी हाँ, सभी विद्यार्थियों के निदान के माध्यम से और अधिक जानने में मदद करता है। देखिए जब बच्चों का मूल्यांकन होगा तो उसके आधार पे बच्चों के बारे में कई उनकी कमियां, उनके जो भी क्वालिटीज हैं उनके बारे में जाना जा सकता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाता है। तो ये जो बी ऑप्शन है इसको करेक्ट कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चे कैसे सीख सकते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस संबंध में सही नहीं है? ये चीज पे थोड़ा गौर करिएगा, ठीक है? मैं तो इस पर खूब सारा लिख कर देता हूँ, नहीं पे ज्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि बच्चे कैसे सीख सकते हैं आपने देखा और कहा भाई कौन सा विकल्प अब चौथे में सही हो सकता है 4 ऑप्शन में, तो यहाँ पर नहीं देखना है। ये हमेशा प्रश्न में आप लोग गलती कर देते हैं, यहाँ पर नहीं पर ज्यादा फोकस रखिएगा। बच्चे कई तरीकों से सीख सकते हैं। बच्चे केवल कक्षा में ही सीख सकते हैं। बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं और बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। यहाँ पर काफी क्वेश्चन ऐसा लग रहे हैं कि कुछ भी सही हो सकता है ना? बच्चे केवल कक्षा में सीख सकते हैं, ये तो गलत हो गया। और बच्चे कैसे सीख सकते हैं, तो इसका आंसर ये तो नहीं होगा कि बच्चे कई तरीके से सीख सकते हैं। अब इन दो प्रश्नों में आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है कि बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं या बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। तो यहाँ पर बच्चे आपके लिए जो आंसर है वो क्या हो सकता है? तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा बेस्ट आंसर देखना होगा। तो यहाँ पे जो बेस्ट आंसर है वो है सी। बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते थे। कि बच्चे सीखते तो हैं संज्ञानात्मक रूप से, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो संज्ञानात्मक रूप से तैयार नहीं है तो वो सीख ही नहीं सकते, ऐसा नहीं है। वो सीखते हैं क्योंकि सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है, हर जगह हर तरीके से हमारे सामने होती है। इसीलिए जो स्वाभाविक रूप से प्रेरित होना है वो बच्चे के लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? कहने का आशय है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सबटाइल डायनेमिक स्किल। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है सूक्ष्म गतिक जो कौशल है उसका उदाहरण आपको देना है। कूदना, लिखना, दौड़ना, चढ़ना, इन चारों में से कौन सा सही होगा? देखिए जो सबसे छोटी चीज है वो आपको यहाँ पे पहचान कर लेनी है। भाई चढ़ना भी बहुत बड़ी चीज हो सकती है, दौड़ना भी बड़ी चीज हो सकती है, कूदना भी बड़ी चीज हो सकती है, लेकिन लिखना जो है इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये बहुत स्लो मोशन चीज होगी इन तीनों के अपेक्षा। तो यहाँ पर लिखना जो है वो सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण हो सकता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। सबसे पहले किसने बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? तो सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण इतना फेमस क्वेश्चन हो गया है और मैं ये जानता हूं कि आपने अगर बुद्धि का जो लेसन है ना एक बार भी देखा होगा तो आप इसका आंसर बता दोगे। तो अल्फ्रेड बिने यहाँ पर सही आंसर है।
साइमन बिने के नाम से इन्होंने बुद्धि परीक्षण पहला बनाया था और ये काफी फेमस हुआ था। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक विकलांग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो एक शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? उसकी विकलांगता के अनुसार उसे स्कूल भेज देना चाहिए? नहीं। एक अन्य छात्रों से उसे दूर रखना चाहिए? तो बिल्कुल गलत है। सबसे पहले एक प्रवेश परीक्षा का संचालन करना चाहिए? तो हो सकता है, अच्छी बात है, प्रवेश परीक्षा का संचालन तो होना चाहिए, लेकिन अगला देख लेते हैं। सहयोगी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के अभिभावकों के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो अगर वो आता है पहली बार तो एक बार उसके अभिभावकों से मिल लेना चाहिए कि इसको किस प्रकार से उसके अभिभावक अभी तक ट्रीट कर रहे थे, किस तरीके से वो उसका जो व्यवहार है कैसा है। तो थोड़ा बहुत जब उसके व्यवहार के बारे में पता चल जाएगा तो हमें उसको पढ़ाने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। MMPI-2 परीक्षण का संबंध किससे है? बुद्धि से, व्यक्तित्व से, समायोजन से या अभिव्यक्ति से? MMPI, ठीक है, MMPI। तो अगर आपने पढ़ा है, कुछ डीप नॉलेज रखी है, तो आप ये बहुत आसानी से बता सकते हैं। वैसे तो मैं बताऊंगा ही आपको, तो इसका फुल फॉर्म भी जानना बहुत जरूरी है। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो मैं बता देता हूँ। माइनेसोटा, थोड़ी स्पेलिंग यहाँ पे इधर हो सकती है, मल्टीफेजिक और पी से हो जाएगा पर्सनालिटी और आई से हो जाएगा इन्वेंट्री। ठीक है, तो फुल फॉर्म हो जाएगा माइनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री। और इसका जो संबंध है वो किससे है? तो मैं आपको बता दूं, इसका संबंध है व्यक्तित्व के परीक्षण से। तो ये एक प्रकार का पर्सनालिटी टेस्ट होता है जो कि ट्रू फॉल्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उस पर बेस्ड होता है ना, सही गलत जो भी आप यूज करते हैं ना, ट्रू फॉल्स, तो उस पे ये जो MMPI है उससे जुड़ा होता है। और इसको जो इन्वेंट किया था वो किसने किया था? हाथवे का नाम आता है इसमें, हाथवे। और दूसरा जो नाम आता है वो मैकिन्ले का आता है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, मैकिन्ले। तो कभी भी पूछ लिया जाए किसने देखा, तो इन दोनों में से अगर दोनों नाम लिखे तो अच्छी बात है। एक ही ऑप्शन में वैसे दोनों नहीं लिखे होंगे, और वैसे मैकिन्ले ज्यादा फेमस है, हाथवे भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर MMPI का जो परीक्षण का संबंध है वो व्यक्तित्व से है। 10 माह तक के शिशुओं में निम्न में से किसकी प्रधानता सर्वाधिक रहती है? सहज क्रियाओं की, इच्छित क्रियाओं की, मानसिक क्रियाओं की, या इनमें से कोई नहीं? तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो तो अब दौड़ने तो लगेंगे नहीं, और ना ही कोई बहुत तार्किक सवालों का उत्तर देने लगेंगे। तो वो एक नॉर्मल जो भी उनके मूवमेंट होते हैं उसी पर उनका फोकस रहता है, और उनको तो हम कहते हैं जो भी एकदम से उनके मन में आता है वो छोटी मोटी क्रियाओं को चलाते हैं, तो सहज क्रिया कह सकते हैं उसको। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भाटिया बैटरी टेस्ट का संबंध किससे है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जो उत्तर है वो तो आपको पता ही होना चाहिए कि इसका संबंध किससे है। तो काफी सरल है ये भी प्रश्न, तो हम सीधे पहले आपको आंसर पे ले चलते हैं। तो इसमें जो सही आंसर है बुद्धि अध्ययन, यानी कि जो विजडम यानी कि IQ के लिए यूज होता है। तो IQ के लिए यहाँ पे भाटिया बैटरी टेस्ट का यूज होता है, और इसको डिवाइड किया गया है 5 पार्ट में। इसके बारे में हमने अपने वीडियो में भी चर्चा की है, तो जो भी इससे रिलेटेड वीडियो होंगे वो आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। बालकों में करके सीखने का सिद्धांत उपयोगी होता है क्योंकि इसमें बालकों का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होता, इसमें बालक कम सक्रिय क्रियाशील रहते हैं, तो ये तो दोनों गलत हो गए। इसमें बालकों का ज्ञान अधिक समय तक स्थायी रहता है, और इसमें बालकों का ज्ञान व्यवहारिक होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें बालकों का ज्ञान जो है वो अधिक समय तक स्थायी रहता है, इसीलिए करके सीखना ज्यादा उपयोगी होता है इस सिद्धांत के अनुसार। तो सी ऑप्शन सही हो जाता है। आधुनिक शैक्षिक दृष्टिकोण से अधिगम अनुभवों की सफलता निम्न में से किस पर निर्भर करती है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके पास। सीखने वाले छात्र की तत्परता पर,
शिक्षक के व्यक्तित्व पर, सीखने वाले की प्रेरणा पर या सीखने के वातावरण पर। प्रश्न को फिर से समझ लीजिएगा कि शैक्षिक दृष्टिकोण अनुभवों की सफलता से रिलेशन आपका देखना है ना। आजकल का जो दृष्टिकोण है उस हिसाब से जो हमारी लर्निंग थ्योरीज हैं, जो हमारी लर्निंग स्किल है, वो किस पर ज्यादा बेस होती है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है ए, सीखने वाले छात्र की तत्परता पर। कोई भी छात्र किसी भी चीज को सीखने के लिए कितना तत्पर है, ये चीज ज्यादा जरूरी होती है। ओके, तो ए ऑप्शन सही हो जाता है। एक बालक में समस्या समाधान अधिगम का प्रत्यक्ष संबंध निम्नलिखित में से किस स्तर से है। यहाँ पर जो समस्या समाधान है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है। एक बालक में जो समस्या समाधान आता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो लर्निंग होती है, वो किस लेवल पे होती है। देखिए 3 स्तर होते हैं और वो 3 स्तर में सबसे जो नीचे वाला पहला स्तर होता है वो स्मृति होता है, अवबोध यानी कि जो सीखना, जो मतलब अंडरस्टैंडिंग जो लेवल होती है वो दूसरे नंबर पे होती है, और तीसरे नंबर पर थिंकिंग लेवल आती है, उसको हम यहाँ पर समस्या समाधान से जोड़ सकते हैं। इसीलिए जो सी ऑप्शन है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, चिंतन स्तर से संबंधित होगा। ठीक है, सी ऑप्शन। प्रबलन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। प्रबलन यानी कि जो रीइंफोर्समेंट थ्योरी थी वो किसने दी थी, तो वो हल ने दी थी, वाटसन थॉर्नडाइक बंडूरा ने नहीं दी थी। हल ने उस थ्योरी को बताया था और ये कहा था कि जो अधिगम होता है, प्रबलन जो है वो एक अधिगम सिद्धांत है। तो अधिगम का सिद्धांत, उसमें उन्होंने बताया कि अधिगम का जो आधार है वो आवश्यकता होती है। जो भी हम सीख रहे हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है आवश्यकता, यानी कि आप इसको इंग्लिश में कह सकते हैं नीड। तो नीड थ्योरी भी कहीं ना कहीं ये होती है। आवश्यकता का सिद्धांत मतलब जब हमें किसी चीज की आवश्यकता होती है तब उसको ज्यादा अच्छे से सीख सकते हैं। ये हल ने अपने सिद्धांत में बताने का प्रयास किया है। एक कार्य के सीखने का दूसरे कार्य के सीखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो इस प्रशिक्षण स्थानांतरण को क्या कहते हैं। तो ट्रांसफर, जो ट्रेनिंग ट्रांसफर है, लर्निंग ट्रांसफर है, इसमें कौन सा सही होगा। निषेध, शून्य, नगण्य, तटस्थ। देखिए वैसे तो सबके मतलब एक ही है यहाँ पे, लेकिन जो नाम दिया गया है वो है शून्य प्रशिक्षण या शून्य प्रशिक्षण स्थानांतरण। यहाँ पे 0 ट्रेनिंग ट्रांसफर होगा आपका सही आंसर। अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा में एक बालक की बुद्धि लब्धि 150 के आसपास है। देखिए आपको पता है कि जो 90 होती है, ये 90 से 110 तक, तो ये एक जनरल कैटेगरी का बच्चा होता है। तो जनरल कैटेगरी का मतलब सामान्य बुद्धि का जो बच्चा होता है उसके लिए यूज करते हैं। लेकिन जब बात हो रही है 150 की यानी कि 150 की, तो यहां पर जो ऑप्शन हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ए, यानी कि अति प्रतिभाशाली, यानी कि वेरी टैलेंटेड। ओके, बहुत ही सरल प्रश्न था ये। नेक्स्ट चलते हैं, कैटल के कल्चर फेयर टेस्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो जो कैटल का सिद्धांत है, अगर आपने पढ़ा है तो बहुत ही अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। हम उसके बारे में भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, आप जरूर पढ़िएगा इसको। तो 18वां प्रश्न है ये, तो कैटल का कल्चर फेयर टेस्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। उम्मीद है अभी तक आप जान गए होंगे किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर है बुद्धि परीक्षण, यानी कि इंटेलिजेंट टेस्ट से संबंधित है। बात करते हैं, बालकों में सीखने की क्षमता निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है। सीखने की क्षमता है ना, जो उसकी पावर है, उसकी जो एबिलिटी है सीखने की, लर्निंग की, तो यहां पर जो सही आंसर है वो है बी, उसकी व्यक्तिगत विभिन्नता पर। ये चीज हमेशा ध्यान रखिए, जो क्षमता होती है वो अपनी होती है, वो किसी से साझा नहीं होती है कि आपके अंदर है तो उनके अंदर भी होगी। हर बालक अपने आप में भिन्न होता है। ये किस सिद्धांत से संबंधित होता है, व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत पे होता है। तो यहाँ पे सीखने की क्षमता होगी वो भी सबकी अलग होगी, अपनी इंडिविजुअल होगी। तो यहाँ पर व्यक्तिगत विभिन्नता बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है, यानी कि रैंडम एक जो है प्रोफेशनल वर्क है, सी संज्ञानात्मक संकार है, यानी कि कॉग्निटिव फंक्शन है, डी है परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है।
तो परिस्थिति में विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण भी कहीं ना कहीं है सही, लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट थिंग हो आती है, वो उसे कहते हैं संज्ञानात्मक संकार्य। देखिए, जो भी लर्निंग थ्योरीज हैं, उनको दो भागों में अलग अलग बांटा गया है। एक व्यवहारिक होती है, बिहेवियरल होती है, और दूसरी कॉग्निटिव रिलेटेड होती है। तो संज्ञानात्मक का मतलब ये नहीं है कि हर जगह पियाजे का आप नाम ले आओ। कोहलर का जो भी सिद्धांत है, ये भी संज्ञानात्मकता से जुड़ा हुआ है। ऐसे ही जो वाइगोट्स्की हैं, उनका भी सिद्धांत संज्ञानात्मकता से जुड़ा हुआ है, और पियाजे ने तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया ही था। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्न में से किसके मापन के लिए प्रयुक्त होता है? व्यक्तित्व, बुद्धि, अधिगम या नैतिकता। मिरर ड्राइंग परीक्षण आपने देखा होगा कि कोई चीज, मान लीजिए आपने बीएड अगर किया है तो आपको पता होगा कि कुछ इस तरीके से होता है कि कोई डिजाइन है और वो डिजाइन आपको मिरर में देखकर बनानी होती है। मतलब आप डिजाइन तो मिरर में देख रहे हैं, आधी डिजाइन बनी हुई है, बाकी उसको मिरर में देख के पूरा करना होता है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। ये किस चीज से संबंधित, मतलब आपकी किस मेजरिंग, आपके अंदर क्या मेजर करती है? तो वो मेजर करती है अधिगम यानी कि लर्निंग। ठीक है, तो 21 में अधिगम सही हो जाता है। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है? बहुत ही सरल प्रश्न है, मुझे नहीं लगता इसके बारे में मैं कुछ घुमा फिरा के बात करूं, सीधे चलता हूं आंसर पे। तो यहाँ पर बी यानी कि अधिगम के प्रयास एवं भूल यानी कि लर्निंग एफर्ट्स एंड मिस्टेक, त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत भी इसको कहते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाता है। बात करते हैं, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है? कौन सा जो मनोवैज्ञानिक है वो भाषा विकास से संबंधित? तो पैवलव, बिने, चॉम्स्की, मास्लो। तो यहाँ पे जो चॉम्स्की हैं, इनका नाम भाषा विकास में सबसे ज्यादा आता है। ओके, चॉम्स्की का मैंने पूरा वीडियो बनाया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। इनका सिद्धांत भी बिल्कुल यूनिक है, आप पढ़ेंगे तो आपको भी लगेगा कि चॉम्स्की के मन में बड़ा अजीब अजीब चीजें आती हैं। तो जब आप उसके बारे में जानेंगे तो भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा। किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया था? कुक, फ्रॉबेल, मॉन्टेसरी, डाल्टन। तो यहाँ पर भी बहुत सरल प्रश्न है, तो सीधे चलते हैं आंसर पर। जी हाँ, फ्रॉबेल ने किया था किंडरगार्टन विधि का। कुक ने जो है वो खेल विधि का किया था, है ना, इसको प्ले वे मेथड कहते हैं। और मॉन्टेसरी की तो अपनी अपनी विधि है ही, जो मारिया मॉन्टेसरी थी उन्होंने किया था। और डाल्टन विधि का जो है हेलेन पार्कहर्स्ट ने किया था, और उनका भी एक असाइनमेंट लेवल का एक इंटरेस्टिंग सा जो है वे विधि थी, उन्होंने बनाई थी हेलेन पार्कहर्स्ट ने। तो सही आंसर है यहाँ पे फ्रॉबेल, जो कि किंडरगार्टन विधि के जनक थे। ये एक बुक है, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ये किसने लिखी? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछी भी जाती है। और उम्मीद है कि अगर आपने सिद्धांत पढ़े हैं, लर्निंग थ्योरीज पढ़ी हैं, तो उसमें इस बुक का नाम कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा। तो मैं सीधे ले चलता हूं स्किनर। तो सही आंसर है स्किनर। और अगर आप स्किनर की थ्योरी पढ़ चुके हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर स्किनर की थ्योरी का नाम अभी लिख दीजिएगा, गूगल मत करिएगा, क्योंकि गूगल को तो सब पता है, आपको पता है। तो नीचे कमेंट बॉक्स में तुरंत स्किनर की थ्योरी का नाम लिख दीजिएगा तुरंत, ठीक है। फिर आगे वाले क्वेश्चन पे जाइएगा। फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है? जनतांत्रिक को आप लोकतांत्रिक भी बोल सकते हो, डेमोक्रेटिक कहते हैं इंग्लिश में इसको। तो कौन सी कक्षा शिक्षण में, मतलब कौन सी क्लास में जो नीतियां अपनाई जाती हैं उनमें से लोकतांत्रिक नहीं माना जा सकता? अन्वेषण यानी कि एक्सप्लोरेशन को, व्याख्यान को, लेक्चर को, योजना विधि को यानी कि प्लान मेथड को, या मस्तिष्क उद्दीलन यानी कि ब्रेन स्टॉर्मिंग को। तो मैं आपको बता दूं इसमें सही आंसर क्या है। सही आंसर है व्याख्यान विधि को लोकतांत्रिक नहीं माना जा सकता, क्योंकि उसमें ये कहा जाता है कि एक टीचर बैठा हुआ है और उसके सामने बहुत सारे बच्चे जो हैं वो उसकी सिर्फ बातें सुनते हैं, वो अपनी राय नहीं रखते हैं। तो सिर्फ एक तरीके से बस एक तरफ का संचार हो रहा है और बच्चों को सिर्फ सुनना है, तो उसको लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता। ये काफी पुरानी विधि है, और पुरानी विधि में जो गुरु लोग होते थे वो अपने आश्रम में
बच्चों को बैठाते थे और व्याख्यान देते थे, कहानियां सुनाते थे। बाकी चीजें जो है वो थोड़ा सा क्रिएटिव टाइप की चीजें, खुद करके सीखना है, जैसे अन्वेषण है, योजना है, मस्तिष्क उद्वेलन में भी एक हिसाब से ग्रुप डिस्कशन होता है, उसको हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं। तो ये सारी चीजें लोकतांत्रिक हो जाती हैं। व्याख्यान विधि जो है वो लोकतांत्रिक नहीं होती है। बात करते हैं CWSN का मतलब क्या है। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, मजबूत आवश्यकता वाले बच्चे, एकांगी आवश्यकता वाले बच्चे या मृदु आवश्यकता वाले बच्चे। तो मैं आपको पहले सही आंसर बता देता हूं। इसमें सही आंसर है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। अब ये CWSN ये है क्या, तो मैं आपको इसकी फुल फॉर्म बता दूं। इसकी फुल फॉर्म है चिल्ड्रन, C फॉर हो जाता है चिल्ड्रन, और W से हो जाता है विद, S से हो जाएगा स्पेशल यानी कि विशिष्ट, और N से हो जाता है नीड यानी कि आवश्यकता। तो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, ठीक है। और अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा लेते तो आपको इसका फुल फॉर्म इसी में दिखाई दे जाता और आप तुरंत इसका आंसर बता देते, है ना। लेकिन हो सकता है CWSN के बारे में पूछे और थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से पूछ ले। तो C चिल्ड्रन विद स्पेसिफिक नीड, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया अभी। ओके, नेक्स्ट, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसने दिया था। तो अभिप्रेरणा का जो प्रत्याशा सिद्धांत है ये पूछा गया था एक बार सीटेट में, और नेट में भी पूछा जा चुका है। तो 28 नंबर का ये प्रश्न है और मैंने टोटल 30 क्वेश्चन रखे हैं। तो अगर आप छोड़ के जा रहे हैं तो अभी रुक जाइएगा, 2 क्वेश्चन और देख लीजिएगा फिर जाइएगा। तो अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। सोचिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। हम मोस्टली इनकी थ्योरीज को नहीं पढ़ते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, लेकिन उनके क्वेश्चन भी अब आना शुरू हो गए। ये क्वेश्चन आ चुका है, मैं वो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो सीधा आपको आंसर पे ले चलता हूँ। विक्टर ब्लूम सही आंसर है यहाँ पे। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत इन्होंने ही दिया था, और इसको जो एक और नाम से जाना जाता है, अगर कभी पूछ लिया जाए तो आप उसको भी इसी सिद्धांत से जोड़िएगा, प्रयास निष्पादन संबंध। प्रयास निष्पादन संबंध। तो प्रयास निष्पादन संबंध का सिद्धांत भी पूछ लिया जाए तो आप बताओगे कि ये विक्टर ब्लूम का है। प्रयास निष्पादन संबंध मतलब एफर्ट परफॉर्मेंस रिलेशन, ठीक है, एफर्ट परफॉर्मेंस रिलेशन। तो ये छोटी सी बात ध्यान रखिएगा, ये कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो आजकल ज्यादा पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो संबंध स्किनर का चूहों से है एवं थार्नडाइक का बिल्लियों से था, वही संबंध कोहलर का किससे है। बहुत ही सरल प्रश्न है, मैं इसके बारे में बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि कोहलर का सिद्धांत का नाम आप कमेंट बॉक्स में प्लीज लिख दीजिएगा अगर आप कोहलर की थ्योरी पढ़ चुके हैं तो मैं फिलहाल आपको सीधे ले चलता हूं आंसर पे, वनमानुस। और जो कोहलर ने अपना सिद्धांत बनाया था, नाम इसलिए नहीं बता रहा हूं कि आपको बताना है, वो उसमें जो वनमानुस था उसका नाम भी रखा था उन्होंने, क्या रखा था, सुल्तान, ठीक है। मूवी नहीं है सुल्तान वाली, उसका नाम नहीं है, ये सुल्तान उस वनमानुस का नाम रखा गया था और उन्होंने उस पर प्रयोग किया था। बाकी कहानी आपको कोहलर ने जो प्रयोग किया था उसको खूब पढ़ी होगी आपने। बाकी आप कोहलर का जो मेरा वीडियो है वो भी देख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का, एक बालक काली गाय, काला कुत्ता तथा काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है, तो इस प्रकार के अनुबंधन में क्या निहित होगा। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का और ये आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या है, ठीक है। और हम इसका जो आंसर है जो आने वाला वीडियो है उसमें देंगे आपको, ताकि आपको इसको खोजने में टाइम जो भी आपको लेना है और आराम से आप समझ सकें इस प्रश्न को। इसका सही आंसर क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आपको मिलेंगे आने वाले वीडियो में, आने वाले साइकोलॉजी बूस्टर के MCQ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जुड़े रहिएगा सबलाइन क्लासेस से। थैंक यू वेरी मच।